हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपका केडीएस के नए एपिसोड में। और आज नए एपिसोड में हमारे नए गेस्ट हैं जिन्होंने इंडियन आर्मीज को अपनी सेवाएं दी। सूबेदार श्री सुखपाल सिंह जी, जिनका जन्म मेरठ की जन्मभूमि में 1939 को हुआ और अपनी सेवाएं दी। और चाइना वार हो या पाकिस्तान का युद्ध हो या चाइना वार, पाकिस्तान वार, सभी युद्धों में अपना योगदान दिया इंडियन आर्मीज को और देश के हित के लिए काफी युद्ध लड़े। तो आज उन्हीं से भेंट करते हैं और उन्हीं की जीवनी के बारे में परिचय लेंगे और बात करेंगे रिटायर्ड सूबेदार श्री सुखपाल सिंह जी से। आज हम उनके घर हैं और उनकी जीवनी और उनके जीवन परिचय पे प्रकाश डालते हुए आज हम उनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे, किस तरह उन्होंने योगदान दिया इंडियन आर्मीज को और किस तरह पताका फहराया अपनी बाहुल बल का और इंडियन आर्मीज का जो झंडा लहराया। तो उस बारे में बात करते हैं श्री सुखपाल सिंह जी से। हार्दिक स्वागत करता हूँ केडीएस एंटरटेनमेंट का, जिन्होंने यहाँ मेरे घर यूरोपियन स्टेट D91 में आकर के मेरी जीवन की लाइफ और अपने संघर्ष के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने जो अपने जीवन काल में जो लड़ाइयाँ में भाग लिया उनके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी मेरे से ली। तो मैं उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। तो नाना जी, बात करें जिनका जन्म मेरठ जिले में हुआ, सुखपाल सिंह जी का 1939 में जन्म हुआ उनका, और आज बात करेंगे किस तरह उन्होंने अपनी जीवनी और अपने जीवन को इंडियन आर्मीज को समर्पित कर दिया था और आज काफी युद्धों में भाग लिया। हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का युद्ध हो, चाइना के साथ युद्ध हो या भूटान में इंटेलिजेंस जैसी कुछ एक्टिविटीज में भी साथ रहे वो इंडियन आर्मीज में। तो बात करें नाना जी, कैसे आज इंडियन ये आइडियल कैसे था, कौन आइडियल था उस जमाने में जिसको देख के आपको कि मुझे इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करना? तो ये कैसे लगा कि मुझे इंडियन आर्मी की तरफ ही जाना? कहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला? मेरे दादा वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1914 में वो भी घुड़सवार थे। दादा के चाचा भी फौज में थे सन 14 में। उनको एक बहुत बड़ा पंजाब में 300 बीघे का मुरब्बा जंगी इनाम भी मिला और उनसे ही मैं प्रभावित हुआ। मेरा पूरा परिवार पहले से ही आर्मी के अंदर रहा है और चाचा हमारा 1 फरवरी 2 वर्ल्ड वार में करतार सिंह एंटी एयरक्राफ्ट गन में वो उनकी फोटो ग्रेव यार्ड हांगकांग से आई हुई है, तो शायद इसके अंदर आई हुई है। अच्छा, पहला मेरा जन्म 7 मई 1939 को हुआ। मेरी पढ़ाई गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। मेरे दादा उर्दू पढ़े हुए थे, वो मुझे भी उर्दू पढ़ाते थे। और जब देश आज़ाद हुआ 47 के बाद तो उर्दू ख़त्म हो गई और हमें हिंदी पढ़नी पड़ी। तो गांव में प्राइमरी स्कूल में हिंदी पढ़नी पड़ी। उसके बाद 5वीं तक मैंने अपने गांव में पढ़ी। आसपास के गांव के लोग भी हमारे यहाँ आते थे। उसके बाद हमारे पड़ोस में अलीपुर गांव, वहाँ से मिडिल किया 2nd डिवीज़न। फिर उसके बाद कुचेसर RRK इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया 2nd डिवीज़न में। और स्कूल से ही मैं अपने परिवार से प्रभावित होकर के स्कूल में मैं 25 सितंबर 1957 को स्कूल में रिक्रूटिंग अफसर मेरठ से गए थे, तो मैं उसमें भर्ती हो गया रिक्रूटिंग अफसर। वो उन्होंने मेरे से बोला कि आप घर जाना चाहते हो, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि मैंने एकदम मेरे दिमाग में आया घर आ पर मुझे कोई नहीं जाने देगा, क्योंकि हमारा एक चाचा पहले ही शहीद हो चुका था। तो हमने रिक्रूटिंग अफसर को बोला कि आप जी हमें सीधे भेज दे। तो उन्होंने हमें 2 दिन का TGRA 4.5 रुपये दिया और कुचेसर रोड से रेल में वारंट बैठा के हमको 2 साथी थे मेरे पास, 3 आदमियों को भर्ती करके भेज दिया और हम अहमदनगर आर्मोर्ड कोर सेंटर में
आर्मर्ड कोर सेंटर में गए। उन्होंने मेरे से पूछा था आप कहाँ जाना चाहते हो, तो मैंने कहा जी मेरे परिवार के अहमदनगर में थे गांव के कुछ, मैंने कहा जी अहमदनगर भेज दो। तो उन्होंने फिर हमें अहमदनगर ही भेज दिया। तो वहाँ मैंने करीब 2 साल अहमदनगर आर्मर्ड कोर ट्रेनिंग की। उसमें 2 ट्रेड होते थे, ड्राइवर, ऑपरेटर और गनर। तो 2 साल मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग की। और जब मैं सिग्नल की ट्रेनिंग कर रहा था, वायरलेस ऑपरेटर की थी, तो ये करीब 61 की बात है। तो चावल लाई और नेहरू जी मेरी जड़मे ने गुजरे थे। चावल लाई और नेहरू जी जड़मे ने गुजरे थे। और उस टाइम ये नारा था हिंदू चीनी भाई भाई। लेकिन 62 में जब चावल लाई सारा देश को देख गया तो उसने अटैक किया और उसमें हमारी बहुत बड़ी हार हुई। और उस टाइम मैं चाइना बॉर्डर में आसाम में गया, तो मेरे सीओ के ऑफिस में ड्यूटी थी। तो उसमें नेहरू जी की स्पीच मैंने रेडियो में सुनी। उसमें नेहरू जी ने बोला था इस बेशरम मुल्क ने हमारे साथ बहुत गद्दारी की, हमारी पैठ में छुरा भोंका। ये वर्ड मैंने रेडियो में नेहरू जी की स्पीच की सुनी। हमारी सेनाएं बहादुरी से लड़ रही हैं और पीछे हट रही है, ये नेहरू जी की स्पीच थी। और उसके बाद फिर हमारे टैंक बॉम्डिला सेपर तक गए। उसमें मेरा एक क्लास फेलो चाइनीज रॉकेट लॉन्चर से ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर मैं एक पेट्रोलिंग में गया सिंह 63 में। तो जीओसी की तरफ से 23 जीओसी की तरफ से एक मेरे को मैसेज मिला कि आप उस एरिया में जाओगे जहाँ जहाँ चाइनीज आए। तो मैं उन पूरे एरिया में घूम के आया और उस गांव में भी गया जहाँ पर ब्रिगेडियर होशियार सिंह मारे गए थे। फुडुंग गांव था वो। तो वहाँ पर हमें लोकल लेकर गए। तो उस गांव में वो जहाँ ब्रिगेडियर होशियार सिंह की मेमोरी बनी थी, वहाँ पर वो निशान उन्होंने दिखाया। और उन्होंने मेरे से गांव वालों ने बोला, इंटरप्रेटर थे, कि यहाँ पर गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई है हमारे जवानों के साथ, हमारे हथियार भी नहीं थे और गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई। तो वहाँ पर उनकी मेमोरी छोटी सी बनी हुई थी उस टाइम में। तो 62 में मैं तो रिटायर्ड सुखपाल सिंह जी से मैं एक बात कर दूं, एक रोचक किस्सा जो कि मुझे इनके बारे में पता है। 1971 पाकिस्तान और हिंदुस्तान युद्ध चल रहा था। उसी ड्यूरिंग पीरियड में ये एक डिवीजन थी और ये डिवीजन 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर तक युद्ध करने के लिए चले गए थे। तो वो रोचक किस्सा क्या था, मैं बात करता हूं सुखपाल जी से कि वो किस तरह से किस्सा था। इंडियन आर्मी ने ऑर्डर दिया था कि आपको अंदर जाना और वहां जाके युद्ध करना, वो सीज फायर किस तरह का था, उस बारे में बात करते हैं और पूछते हैं सुखपाल सिंह जी। उस टाइम इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी और जनरल मानेकशॉ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ को सितंबर में कहा था अटैक करने के लिए, लेकिन मानेकशॉ ने ये कह दिया कि जब तक मेरी पूरी तैयारी नहीं होगी हम अटैक नहीं करेंगे। और उसके लिए हमें 11 अहमदाबाद से बाड़मेर सेक्टर में जसई में हमारी जितनी फौज को आरटी और जितने भी ट्रुप्स को भाग लेना था, सबकी कंबाइंड ट्रेनिंग हुई वहाँ। एक जसई एक जगह थी बाड़मेर में बॉर्डर के अंदर, वहाँ पर सारी आरटी जो भी ट्रुप्स भाग लेने वाले सबकी पहले काफ़ी ट्रेनिंग हुई। सैंड मॉडल में एक्सरसाइज चली, ब्रिगेडियर जनरल सब आते थे और एक्सरसाइज होती थी। और ऑपरेशन से पहले उस टाइम ये जो वो जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, तो वो भी ऑपरेशन से पहले जगजीवन राम भी गए और इंदिरा गांधी भी गई। हमारे डिवीज़न को इंदिरा गांधी ने जाकर बोला कि हमें अमेरिका धमकी दे रहा है और हम अमेरिका को समझिए, भारत की जो महिला है वो अमेरिका समझता है कि भारत की महिला एक महिला है, लेकिन महिला एक चंडी का रूप धारण कर सकती है। ये इंदिरा गांधी के वर्ड थे जो हमारे दरबार में फौजियों को ललकारा उसने, और हम उससे झुकेंगे नहीं।
और फिर हमारे जनरल ने ये हुक्म दिया कि हम प्रधानमंत्री की आदेश का इंतजार करते हैं, जब हुक्म मिलेगा जब ही हम करेंगे। तो ये जगह थी उस टाइम जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए। एक रेलवे लाइन पटरी मुनाबाव से इंडिया का बॉर्डर है और खोखरो पार पाकिस्तान का, तो बीच की जो रेलवे लाइन निकाल दी गई थी, तो वो बाद में रेलवे लाइन भी हमारे इंजीनियर्स ने चलती करी। और 3 दिसंबर को हम पाकिस्तान के खोखरो पार एक स्टेशन है जो बॉर्डर का है, इधर तो मुनाबाव है इंडिया बॉर्डर में और उधर खोखरो पार है, तो वहाँ हम 3 दिसंबर को हुए। हमारे पास खाना भी था, बहुत था, लेकिन सब खोल दिया। और सुबह उस दिन हमें जब एंटर हुए तो 6 जहाज, 4 जहाज पाकिस्तान के सैबर जेट ऐसे गोलियां बरसाते थे। हम अपनी गाड़ियों से उतर के झाड़ियों में छिप जाते थे। और उस टाइम हमारी कानवाई भी, जब रास्ते में मैंने देखा काफ़ी गाड़ियां फूकी हुई थी और बहुत बड़े बम रास्ते में पड़े थे, बम्बारमेंट हुई थी बहुत तगड़ी। खोखरो पार स्टेशन आधा जल चुका था। और जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि भी ट्रैक जो है मेटल है, लेकिन एक्चुअल ट्रैक मेटल नहीं था, वो सैंडी ट्रैक था। और उसमें हमारे इंजीनियर 51 इंजीनियर रेजिमेंट ने रातों रात करीब 200-300 किलोमीटर लकड़ी के फट्टे भी जाकर गाड़ियाँ चलाई। गाड़ी फंस गई थी और पानी भी नहीं था। एक जगह कुएं से पानी देखा तो नमक का पानी आया। उस दिन हमें पानी भी पीने को मिला। गाड़ी सारी फंस गई और खाना भी एक दिन नहीं मिल पाया। दूसरे दिन जाकर खाना की गाड़ी आई, गाड़ियाँ सारी रेते में फंस गई और ऊपर से जहाज दमादम बम्बारमेंट कर रहे थे। और हम लोग झाड़ियों में जाकर, कई मोर्चों में जाकर छुप जाते थे। तो इस तरह की हालत वहाँ पर रहे और पानी भी नहीं मौसर हुआ। सभी आदमी बहुत परेशान हो गए थे। मैं मेन हेडक्वार्टर के साथ था और मेरा काम था एयर फोटो, जो जहाज फोटो लेता था, इंटरप्रेट करके उनको बताना पड़ता था कहाँ पर डिफेंस है, कहाँ है। और वहाँ पर मैं जो कॉन्फ्रेंस होती थी ऑपरेशन की, उसमें IG DM सब आते थे, तो उनका भी बंदोबस्त मैंने करना पड़ता था। जो कॉन्फ्रेंस हॉल थी, कॉन्फ्रेंस हॉल अंडरग्राउंड और ऊपर सीमेंटेड। 62 की लड़ाई होगी, 71 की लड़ाई के बारे में जैसे विस्तार से सूबेदार जी ने हमें बताया। अब लड़ाई 65 की है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा लड़ी गई, पाकिस्तान से लड़ी गई। उस युद्ध में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में भी सुखपाल जी का सहयोग रहा और उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। तो किस तरह वो लड़ाई लड़ी और उसको जीता, उस बारे में विस्तार से हम बात करेंगे सुखपाल सिंह जी से। तो किस तरह लड़ाई लड़ी और किस तरह की, या कुछ जैसे कहते हैं ना, अभाव में कुछ लड़ाई लड़ी, कुछ हथियार कम पड़े, या टैंकों की लड़ाई थी, या युद्ध अभ्यास जैसे कहते हैं ना, गुटमार की लड़ाई जैसे होती थी, तो वो किस तरह का युद्ध हुआ उसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमें श्री सुखपाल सिंह जी। तो बात करते हैं सुखपाल सिंह जी से 1965 के हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। समय में इंटेलिजेंस कोर में 67 में मैं आर्मड कोर से इंटेलिजेंस कोर में आ गया था। तो क्योंकि इंटेलिजेंस कोर की चीन के बाद काफ़ी कमजोरी देखी गई, इसलिए इंटेलिजेंस कोर में पहले सेक्शन की जगह कंपनियां खड़ी करी गई। तो मेरी पहली पोस्टिंग 23 ड्यू रंगिया में हुई और 1-2 साल बाद ही ये 65 की लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। तो हमें बांग्लादेश बॉर्डर में भेजा गया, गारो हिल्स में, गारो हिल्स की कैपिटल तुरा है। वहाँ पर मैं टैक हेडक्वार्टर के साथ गया। तो वहाँ पर पाकिस्तानियों ने कुछ बॉर्डर के गांव में लूट मार कर ली। वह इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो मेरे को ऊपर से मिला कि आप उस जगह जाओ जहाँ पर ये लूट मार हुई है। और ये तो वहाँ पर एक मानकचर गांव है बॉर्डर का, जिसमें हमारे IB वाले भी रहते थे।
मेरे साथ एक सिपाही गया और मैं कुर्ते पजामे में एक बहुत बड़ी नदी को पार करके बोट से गया। एक सिपाही मेरे साथ था और जब मैं वहाँ से मानेकचर्च गांव में कस्बे में गया तो वहाँ पर आईबी वाले बहुत घबराए हुए थे कि उनको उम्मीद लग रही थी। मेरे सामने बीएसएफ जो पाकिस्तान बॉर्डर के आदमी मोर्चा खोद रहे थे, थोड़ी सी दूर पे दिखाई दे रहे थे मेरे को, तो वो घबराए हुए थे। मैंने उनको बहुत दिल दिलासा दिया, मैं कहा हमारी बहुत बड़ी आर्मी यहाँ पर है, आप चिंता ना करो और ऐसी बात। अब थोड़े दिन बाद ही जो हमें खबर मिली कि वहाँ पर लूट मार हुई है, मैं उनका पता होता किया, लेकिन इतने बाद में हमें पूरा प्लानिंग चल रहा था वहाँ पर अटैक करने का, लेकिन एकदम अचानक खबर आई कि यहाँ पर खेमकरन सेक्टर में पंजाब में पाकिस्तान ज़्यादा बढ़ गया और रेडियो न्यूज़ थी 300-400 टैंक हमारे हिट हुए और करीब 300-400 टैंक पाकिस्तान के हिट हुए। और ये कह रहे थे अगर चाइना नहीं जगाता तो शायद आज हमारी हार हो जाती, ये चर्चा चल रही थी। तो हम वहाँ से आकर के सान्नेवाल लुधियाना, आसाम से सान्नेवाल लुधियाना पंजाब में आकर के हम उतरे स्टेशन पे। तो यहाँ पंजाब वालों ने हमारा बड़ा स्वागत किया, पूरा स्टेशन मिठाई से भरा हुआ था और सान्नेवाल में कैंप हमारा लगा, वहाँ डिस्पर्स हुए। रात को मैं यहाँ पर मेरठ से गाड़ी लेने आ रहा था, फिर हमें कुछ गाड़ी अलॉट हुई मेरठ व्हीकल डिपो से, तो मैं उस टीम में आया था गाड़ी लेने के लिए। तो स्टेशन पे एक सरदार जी मेरे को बोलता है कि यहाँ पर एक सिग्नल हुआ है, आपको क्या है? तो मैं कहा जी हमारे फौजी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वो बोला यहाँ पर गोलियाँ उतरेंगे। तो उस टाइम में जब मैं मेरठ आया तो अम्बाला एमएच पे पाकिस्तान ने बम्बारमेंट किया और हमारा जो जनरल साहब था उसके पास में भी बम्बारमेंट हुई और ये बहुत टक्कर की लड़ाई हुई। इछोगल कैनाल पे बहुत तगड़ा वो था, खेमकरन सेक्टर में तो काफ़ी तगड़ी लड़ाई हुई, लेकिन खैर जीत हमारी हुई उस टाइम में। तो इस तरह का युद्ध वो देखा था। फिर हम सान्नेवाल नहर पे करीब साल भर में रहे। सान्नेवाल नहर पंजाब में लुधियाना के पास है, वहाँ साले भर रहे और वहाँ भी कई चोरी चारी के केस मैंने देखे, पकड़े गए। एंड ऑफ द डे हिंदुस्तान को इसमें जीत मिली। हाँ जी, जीत तो हुई। हाँ, उसमें जीत हुई हमारी 65 में। इसका वो भी है 65। ये देखिए अवार्ड है जो 65 में जो वार था जो हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान था उसमें अवार्डेड दिया गया और एक मेडल से अवार्ड दिया गया सुखपाल सिंह जी को। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड सुखपाल सिंह जी के साथ और एक बहुत रोचक किस्सा और सामने आया है जो वो बताएंगे। आज मैं बात करता हूँ भूटान तिब्बती बॉर्डर जिसमें पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था, उसी ड्यूरिंग पीरियड में सुखपाल सिंह ने बताया कि हम किस तरह इंटेलिजेंस का भी काम करते थे। सिविलियन में पारंपरिक एक ड्रेस होती थी जो भूटान के लोगों की होती, उनको पहनकर वहां से इंटेलिजेंस निकाला करते थे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान किस तरह की कार्रवाई वहां कर रहा है, चाइना किस तरह की कार्रवाई भूटान और तिब्बत में कर रहा है। तो वहां पे भी ये रहे, उस बॉर्डर पे इन्होंने काम किया उसमें, और किस तरह से वो इंटेलिजेंस निकालने के बाद वो इंडियन हेडक्वार्टर्स आर्मी को पहुंचाने का काम करते थे। एक बड़ा रोचक किस्सा है, उसके बारे में बात करेंगे हम सुखपाल सिंह जी से। जब चाइना ने तिब्बत को पर कब्जा कर लिया तो हिज मैजेस्टी जिग्मे सिंगे वांगचुक नेहरू के साथ एग्रीमेंट किया कि आप हमारी रक्षा, आपकी जिम्मेवारी आप लें। ये कौन थे? ये कौन थे? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो आपने नाम लिया, वो लोग कौन थे? वो हिज मैजेस्टी था, राजा था वहाँ का, भूटान के राजा थे। हाँ, जिग्मे सिंगे वांगचुक भूटान के राजा थे, जिग्मे सिंगे वांगचुक, जिन्होंने नेहरू के साथ एग्रीमेंट किया और अपनी रक्षा की जिम्मेवारी दी। तो उस टाइम पर हमारी आर्मी भूटान के अंदर एंट्री हुई और चेक पोस्टें भूटान के साथ भी मिल करके हमारी चेक पोस्टें बनाई गई, जिसमें हमारे इंटेलिजेंस के जेसीओ रहते थे। करीब 13 चेक पोस्टें थी, तो उनमें हमारी ड्यूटी रहती थी और हम उनके भूटान का सिविल ड्रेस पहन करके चेक पोस्टों पर रहते थे।
और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती थी वो हमारे साथ साइफर होता था, उसको हम सिट्रैप बना कर देते थे और वो सिट्रैप इंडियन आर्मी को, आर्मी अपने हेडक्वार्टर को भेजी जाती थी, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी। एक बार मेरे टाइम में चाइनीज़ करीब 200-300 मीटर अंदर थे, तो उसकी रिपोर्ट जब मैंने दी तो भूटान आर्मी वाले भी आए चेकिंग के लिए, और मेरे को रात को 11 बजे ऑर्डर आया कि आप उसी जगह जाएंगे जहाँ पर चाइनीज़ घुसे हुए हैं। फिर मैंने अपने हेडक्वार्टर से पूछा तो उन्होंने बोला आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप अपनी पोस्ट पर रहेंगे और वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। तब उनकी पेट्रोलिंग उस जगह तक गई जहाँ पर चाइनीज़ घुसे थे। उन्होंने आरा मशीन लगाई हुई थी और अच्छी अच्छी लकड़ियाँ काट काट कर ले जा रहे थे। उनकी एक पॉलिसी है, पहले वो भेड़ बकरी छोड़ते हैं, अगर उनको नहीं टोकोगे तो फिर वहीं अपनी झोंपड़ी बना के कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और वो बेचारे छोटा देश है इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं करते। और हमारी जो सेना है वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, और जनरल साहब भी वहाँ पर हमारे विजिट गए, बॉर्डर में काफ़ी अच्छा वो चल रहा था। बस वहाँ जाने से पहले मैं 1 साल भूटान लैंग्वेज, पचमढ़ी में 1 साल लैंग्वेज पढ़ कर गया। उससे पहले भी हमने भूटानी लैंग्वेज वहाँ से सीखी। वहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखी, वहाँ पर एक बार मेरे को हुक्म मिला कि आप लैंग्वेज क्लास चलाओगे। जब इंडिया में था तो मैंने वहाँ के एसडीओ से बात करी एक टीचर के लिए, तो एसडीओ ने बताया कि आप कनाडा का फादर मिकी है, जो हमारी एजुकेशन देखता है, वो आपको टीचर देगा। तो मैं उसके लिए तासी गांव गया जो तवांग के पास है। तो मैंने देखा कनाडा का जो फादर मिकी है वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन मैं देख करके बड़ा हैरान हो गया, भाई ये कनाडा का जो फादर मिकी है वो यहाँ छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है। बाद में मुझे पता वो CIA का आदमी था, सेंट्रल इंटेलिजेंस अमेरिका का, जो वहाँ बॉर्डर में तैनात था, और उसकी एजुकेशन सारा फादर मिकी देखता था भूटान की। बाद में उसने 10 स्कूल बनाए और वहाँ पर वो कल्चर बिल्कुल ऐसे पढ़े लिखे लोग हो रहे थे कि एक बार तो वो कहने लगे इंडियन लोग वापस जाओ। आर्मी वालों को भी, हमको भी चैलेंज करने लगे थे वहाँ के जो बच्चे पढ़े लिखे थे। तो इस तरह का तो माहौल वहाँ पर देखा मैंने। और करीब मुझे 1 साल और 2 साल की टर्नओवर थी, मुझे लैंग्वेज की वजह से 1 साल और ज़्यादा मिल गया। तो वहाँ की तनख्वाह डबल TA DA सब अच्छे थे। तो इस तरह से 3 साल मैंने वहाँ काटे। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड सूबेदार जी जिन्होंने 62 का युद्ध लड़ा, 65 का युद्ध लड़ा, 71 का युद्ध लड़ा, बात करेंगे कंपेयर, और आज वो हमारे साथ बैठे हैं कंपेयर टू आर्मी। किस दृष्टिकोण से उनके बात करेंगे कि किस दृष्टिकोण में इंडियन आर्मी ज्यादा मजबूत है आज के मुकाबले, या पहले ज्यादा मजबूत हुआ करती थी, या कुछ अभाव हुआ करता था, हम दूसरे के ऊपर निर्भर हुआ करते थे हथियारों को लेके, आर्म्स को लेके, जहाज को, कि कंपेयर टू 3 प्राइम मिनिस्टर्स इन्होंने देखे। उसके बीच में कुछ प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन 2 प्राइम मिनिस्टर के अंदर उन्होंने काम किया, नेहरू जी की, इंदिरा गांधी जी के जो रक्षा मंत्रालय था, जगजीवन राम जी का रहा, और यशवंत चौहान जी का रहा, उस ड्यूरिंग पीरियड में काम करा। और आज रक्षा मंत्रालय जो कि हमारे राजनाथ सिंह जी हैं उनके अंदर है। तो बात करेंगे कंपेयर टू कौन सा बेटर समय था, या कौन सा वो गोल्डन पीरियड था कि आज इंडियन आर्मी मजबूत है उन प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, या आज क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये जो गोल्डन आर्म चल रहा है ये अच्छा था, या उन 2 प्राइम मिनिस्टर रहे इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी, उस समय का दौर अच्छा हुआ करता था इंडियन आर्मीज के लिए। तो जब मैं 61 में अहमदनगर वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग कर रहा था तो चाउएन लाई चाइना प्रधानमंत्री और नेहरू जी मेरे स्क्वाड के पास से गुजरे थे, और उस टाइम चर्चा ये थी कि हिंदू चीनी भाई भाई, और नेहरू जी को ये आभास हो रहा था
कि चाइना हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले 59 में चाइना ने तिब्बत को हड़प कर लिया था और वहाँ का जो राजा था दलाई लामा, वो आज भी धर्मशाला में मकलोडगंज में बैठा है और वो उस टाइम तिब्बत से आ गया था। लेकिन नेहरू जी को ये वहम था कि ये हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगले साल 62 में 19 नवंबर 62 को अक्टूबर को भी पहले 1 महीने पहले ढोला चौकी और तवांग में हमला हुआ। तो उसने 1962 में अटैक कर दिया। उस टाइम हमारे पास बहुत थोड़ी आर्मी थी और राइफल भी हमारे पास 303 थी जो एक सिंगल राउंड फायर करती थी। लेकिन चीन की लड़ाई के बाद अमेरिका से हमें 7.62 राइफल मिली और हमारे पास उस टाइम क्लोथिंग भी नहीं था, तो स्नो क्लोथिंग भी मिला, पुराने कंबल मिलते थे। तो उस टाइम में जो हालत हमारी थी रक्षा की बहुत कमजोरी। तो चीन की लड़ाई के बाद जो पहले रक्षा मंत्री बने यशवंत राव चौहान, उस टाइम बहुत बड़ा आर्मी डिवीज़न खड़े करे गए और आर्मी के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। अमेरिका से रूस से काफ़ी हथियार वगैरह आए और ये कहते थे अगर उस टाइम डेवलपमेंट नहीं होता तो शायद हम 65 में भी हार मान जाते थे। लोग ये चर्चा कर रहे थे अगर चाइना नहीं जगाता तो 65 की लड़ाई भी हम हार सकते थे, क्यों उस टाइम भी काफ़ी टक्कर, हमारे 300 टैंक हमारे हिट हुए, 300 उधर हुए। अब्दुल हमीद और मेजर कर्नल तारापुरी जो परमवीर चक्र प्राप्त हुए, उसी टाइम की याद है उनकी, जो टैंक हिट हुए थे। अब इसके बाद में 62 में जो रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन थे और जनरल कॉल था 4 कोर कमांडर। लेकिन ये सब उस टाइम सब बेकार हो गए। फिर कॉल को उसने नेहरू जी ने जापान का एम्बेसडर बना दिया और उनकी बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। जनरल पठानिया था जो 5D में था और वो एक दिन हमारे स्क्वाड के पास ही रात को आया कि मैंने आपको बोला था आपकी फौज वापस निकल दो। तो हमारे जवान भूटान के रास्ते से भूखे प्यासे कई दिन में अंदर आए, बाहर आए इंडिया के अंदर। तो इस तरह का बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। लेकिन जब यशवंतराव चौहान आए तो हमारी इंटेलिजेंस की कंपनियां खड़ी करी गई। पहले एक टीम में 17 आदमी होते थे, बाद में उनकी जगह 70 आदमी खड़े करे और इंटेलिजेंस की कमजोरी देखी गई कि चाइनीज अंदर तक घुसे हुए थे और हमको पता तक नहीं था। बाद में हमारी जो कंपनियां खड़ी गई, जब से हमारा जो डिफेंस है बहुत तरक्की होती रही। पहले यशवंतराव चौहान बने, उसके बाद में जगजीवन राम रहे, कुछ दिन ये मुलायम सिंह भी रहे और अब मुलायम सिंह बाद में आज जगजीवन राम रहे। पहले 71 में जगजीवन राम थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। और अभी जो राजनाथ सिंह हैं, अब इसमें काफ़ी तरक्की हो रही है, हमारे हथियार भी बनाए जा रहे हैं। और मेरा जो बेटा है धर्मेंद्र विंग कमांडर जैगवार में, उससे भी मुझे पता लगता है कि अब काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है हर मोर्चे में। नेवी, एयरफोर्स सभी में बड़ी तरक्की से काम किया जा रहा है। तो पहले से बेटर है, अभी पहले से बेटर है हमारा जो रक्षा है, पहले से काफ़ी बेटर है। क्योंकि भूटान से आने के बाद आपके पास समय कम था, रिटायरमेंट की तरफ आप जा चुके थे, तो 1985 में आपका रिटायरमेंट हुआ। तो उसके बाद उससे रिटायरमेंट से पहले 5 साल पहले या 6 साल 7 साल पहले के बीच में भी कोई आपने भूटान से आने के बाद कोई ऐसा टास्क अचीव किया या ऐसी कुछ एक्टिविटीज रही आपके जीवन की जिसने आपको अचीव करा हो, आपके बारे में, या आपने वो अचीव करा हो, वो टास्क करा हो जो बहुत जाते जाते आपके समय का गोल्डन पीरियड रहा और जाते जाते रिटायरमेंट से पहले आपने उसको अचीव करा हो? तो वो ऐसा कुछ टास्क रहा आपका जो आपने वो पकड़ा या किसी को पकड़ा या कोई ऐसा अचीवमेंट आपने ली हो? उसके भूटान से आने के बाद मेरी पोस्टिंग मेरठ
वन डेथ लाइजन यूनिट में हुई। ये लाइजन यूनिटें उसी टाइम खड़ी करी गई थी, पहले लाइजन यूनिटें नहीं थी, मेरे आने के बाद ही ये खड़ी हुई थी। और फिर मुझे 4 डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल के दिए गए और मेरी पोस्टिंग देहरादून डिटैचमेंट पे रही। तो 4 डिस्ट्रिक्ट मेरे को ऊपर उत्तराखंड में जोशीमठ और ये बद्रीनाथ तक के मेरे पास थे। अगर कोई भी वहाँ पर स्पॉइनीज या ऐसी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होगी तो वो मुझे ऑब्जर्व करना पड़ता था। उस टाइम में 1-2 केस ऐसे हुए। एक वारंट अफसर जो दिमाग से फेल हो गया, दिमाग चल गया था जिसका, वो चाइना जाना चाहता था। आईटीबी ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा गया तू चाइना क्यों जाना चाहता, तो मैं इंडिया में रहना नहीं चाहता। इस बात को लेकर ऊपर तक रिपोर्ट गई और वो केस मुझे डील करना पड़ा। तो जब मैंने उसकी इंट्रोगेशन की और उससे टीम बन के आई, चमोली डीएम से रिमाइंड पर लिया गया उसको, तो वो मेंटली डिस्टर्ब था। लेकिन बाद में वो कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था। तो बाद में मुझे पता लगा उसकी वाइफ ऋषिकेश में है, और तो मैंने ऋषिकेश आदमी भेजा और उसकी वाइफ ने बताया कि इसका दिमाग चल गया है और ये उधर ऐसी ऐसी बात करता है, चाइना बॉर्डर में जाना चाहता था। तो एक केस तो ये था। दूसरा, उस टाइम एक अंदर इन्फॉर्मेशन हो गई थी कि आर्मी के अंदर म्यूटनी होगी, आर्मी बगावत करेगी। ये देहरादून में लीफलेट छप गए थे और हमारी टीम बनी, जो सभी ऑफिसों की चेकिंग हुई और जगह जगह ये पता करा गया भी ये कहाँ से निकले हैं कि म्यूटनी बंधे हुए। तो फौज में उस टाइम गया में एक ब्रिगेडियर मार दिया गया, सिख यूनिट से एक सिख यूनिट भगोड़ा हो गई और हिंदू सिख के बीच बड़ा डिफरेंस पैदा हो गया। जो ये कांड जब का है, जबकि अमृतसर पे इंदिरा गांधी ने अटैक करवाया था 84 के अंदर। तो देहरादून में मेरे पास एक खबर आई, देहरादून में जनरल शाहबेग है, उसको ऑब्जर्व करना है। उसके लिए आईबी वाले भी, स्पेशल ब्रांच सभी लग रहे थे। तो मैंने वहाँ पर उनकी कोठी क्लेमिंग टाउन में थी जनरल शाहबेग की, और वो पता चला है कि आर्मी से कोर्ट मार्शल था उनका, पेंशन नहीं दिखी, उनके लड़के भी फौज में थे। तो मैंने एक गढ़वाली को वहाँ भेजा और गढ़वाली ने एक जो उसका माली था उसको प्लॉट किया कि भाई इनकी यहाँ की कोई हरकत होती देखना। तो उस माली ने उनको बताया, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली कि एक दिन मैम साहब और जनरल साहब बैठे आपस में बात कर रहे थे। मैम साहब मना कर रही थी तुम भिंडर वाले के साथ मत जाओ, लेकिन जनरल साहब ने उसे धमका दिया और उसको ये बोल दिया तू क्या ले, और वो भिंडर वाले के साथ मिले। और जब अटैक हुआ वहाँ पर बम्बारमेंट हुई तो भिंडर वाले के साथ वो भी अमृतसर में ख़त्म हो गए। और उस टाइम जिस दिन वो ख़त्म हुए उस टाइम दिल्ली से 2 आदमी मेरे पास आए, उन्होंने फिर पूछताछ की। तो मैंने उनसे कहा मैं तो पहले 1-2 बार रिपोर्ट दे चुका हूँ। तो इस तरह के हालात उस टाइम थे। हिंदुओं में और सिखों में आर्मी में बड़ा डिफरेंस पैदा हो गया था और छुप छुप के बातें करते थे। कई यूनिटों से हथियार गायब हो गए थे। आईएमए में एक पिस्टल गायब हो गया था, उसकी भी इंक्वायरी मैंने करी, 1-2 महीना लगा लेकिन नहीं गया। इधर मेरठ में एक सिकलाई में कोई हथियार चोरी हो गए थे, तो उसकी भी जानकारी हुई, वो इंट्रोगेशन में ख़त्म हो गए। और मेरे को मैं यहाँ मेरठ आया देहरादून से एक दिन के लिए। तो यहाँ के ओसी मेरे को बोले कि आप लखनऊ चले जाओ। मेरा इंट्रोगेशन कोर्स था कि वहाँ पर 300 कैदी हैं सरदार जिनकी इंट्रोगेशन होनी है लखनऊ में। तो मैं बोला साहब मैं तो 1-2 दिन के लिए आया हूँ यहाँ। तो उन्होंने दूसरा जेसीओ मांगेराम भेज दिया
और मेरे को यहाँ की ड्यूटी दी। तो मेरठ में जगह जगह कंट्रोल रूम बने थे और मेरे को टास्क दिया था कि आप सभी कंट्रोल रूमों में हो कर आओ, जहाँ अम्नेशन हथियार पकड़े गए हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन सेंटर कमांड लखनऊ को देनी है। तो मैं सारी ड्यूटी करके आ रहा था। उस टाइम हमारे यहाँ भी एक केस हो गया था जो उसमें सारे अफसर फंसे हुए थे इंट्रोगेशन में। तो यहाँ पर आरबीसी गेट पे मेरा एक्सीडेंट हुआ और उसमें मैं बुरी तरह से आहत हुआ। उसका फिर कई महीने तक ट्रीटमेंट चला। तो इस तरह के हालात वहाँ पर देहरादून में थे। उसमें हमने देहरादून में भी सभी ऑफिसों की चेकिंग हुई, टाइपराइटर चेक किए गए भी ये लीफलेट कहाँ से निकले हैं। तो मुटनी हुई, बगावत हो रही थी कि इंडियन आर्मी में बगावत होगी, इस तरह की चर्चा चल रही थी देहरादून। और हमने वहाँ चेकिंग भी की लेकिन ये क्लू नहीं मिला कि कहाँ से हुई। और रिजल्ट ये हुआ कि गया में जो एक सिख रेजिमेंट थी वो भगोड़ा हो गई और वहाँ पर एक ब्रिगेड साहब को भी मार दिया था। इस तरह की मूवमेंट थी बस। तो ये थे हमारे एक्स सूबेदार सुखपाल सिंह जी, जिन्होंने अपने जीवन परिचय के बारे में बताया और इंडियन आर्मी में इन्होंने वो कौन कौन सी अचीवमेंट्स करी या कौन कौन से मुकाम हासिल करे उनके बारे में उन्होंने हमें विस्तार से बताया। और इनसे बात करेंगे कि आज केडीएस के इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको कैसा लगा और विस्तार से हमारी बातें हुई। तो सुखपाल जी से बात करेंगे जो एक्स सूबेदार है कि केडीएस के इस प्लेटफॉर्म पे आके जो कि हमने आपका जीवन परिचय लिया, आपको इंडियन आर्मी के बारे में आपने हमें बड़े विस्तार से बताया कि आपने कौन कौन सी वो अचीवमेंट करे या कौन कौन से वो पाकिस्तान का युद्ध हो या चाइना युद्ध हो या पुर्तगाली से जो आपने छोटा सा एक अटैक हुआ उसके बारे में युद्ध लड़ा। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपने हमें विस्तार से केडीएस के बारे में बताई। तो कैसा लगा केडीएस के बारे में जानेंगे एक्स सूबेदार सुखपाल सिंह जी से। केडीएस ने मेरी लाइफ के बारे में, आर्मी लाइफ के बारे में बड़ा डिटेल से ज्ञान प्राप्त किया और मुझे उनसे बात करते हुए बड़ा अच्छा लगा। और मैं उनके इस काम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे काम होते रहें तो हमारी जनता के बीच में बहुत जागृति आएगी, देश को भी इससे बहुत कुछ लाभ होगा। पुराने आदमियों के अनुभव से बहुत कुछ आदमी सीखता है। तो उन्होंने जो हमारे लिए हमारा जो अनुभव साझा किया है अपने एपिसोड में, तो इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और मैंने अपनी जो आर्मी की लाइफ है बड़ा विस्तार से जो मैंने कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा, वो उनको बड़े विस्तार से उनको बताया है। और मुझे उम्मीद है कि इसका सब लोगों को थोड़ा पता लगेगा कि क्या क्या हालात हमारे देश के अंदर गुजरे, कैसे कैसे हमारे रक्षा मंत्री रहे और कैसे हमारी वो रहा था। क्यों उस टाइम हमारे हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन आज जो भाजपा सरकार है इसमें बहुत अच्छा है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, 71 की लड़ाई में जब विड्रॉल हुई तो वाजपेयी ने बाड़मेर में धरना दिया था कि जो ज़मीन ले ली वो वापस मत करो। चाइना ने हमारी 38,000 किलोमीटर एरिया दबाया, आज तक वापस नहीं किया। और वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे सामने धरना दिया बाड़मेर में बॉर्डर में कि जो हमारा खून बहा है अब ज़मीन को कब्जा कर लो, लेकिन वो पता नहीं किसके दबाव से फिर वापस कर दी। हर बार हम लड़ाई लड़ते हैं और लाहौर तक जाते हैं, पूरे अंदर जाते हैं और फिर ज़मीन वापस कर दी जाती है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जो चीन कब्जा कर ली, चीन ने आज तक नहीं छोड़ी, लेकिन हमारी पता नहीं क्या पॉलिसी है, हमें नहीं समझ में आता। अब जब हमारा खून बहता है तो ज़मीन को वापस कर देते हैं, वो बहुत गलत है। मैं उसको मैं लाइक नहीं करता, क्योंकि चीन ने 38,000 किलोमीटर अब भी रोज दावे कर रहा है, कहीं डोकलाम, कभी इसमें लद्दाख में। तो ये ज़मीन वापस नहीं होनी चाहिए। मैं केडीएस टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे आर्मी लाइफ के बारे में बड़ा डिटेल से सुना और उसके ऊपर मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दें कि ऐसे कार्यक्रम ये करते रहें और लोगों की जो चर्चा है उनके अनुभव को जनता तक पहुंचाते रहें। तो मेरा इसमें बहुत बहुत उनको मुबारकबाद हो और बहुत मैं उनके इस काम के लिए बहुत शुभकामनाएं